नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com का पसंदीदा शो पोल पंच। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी सब कुछ ठीक करने की कोशिश में है। सीएम और डिप्टी सीएम के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया.com के संपादक अरुण चौबे सर। सर स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे है कि दो सीटों वाला फॉर्मूला क्या है? देखिए, ये जो 10 बाई असेंबली सीट्स के पे चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जो अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें 80 सीटों में जो क्लेम कर रही थी कि तकरीबन 75 सीट जीतेंगे, वो नारा तो नारा रह गया, नारा ही रह गया। उसके बाद इंडिया ब्लॉक ने ज़बरदस्त सफलता हासिल की है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीत ली है, कांग्रेस ने भी 6 सीट जीत ली है और बीजेपी 33 के आंकड़े पर सिमट गई है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये हुई कि जो फैजाबाद सीट, जिसके अंतर्गत अयोध्या आता है, अयोध्या एक इलेक्शन का शुरू से बीजेपी जब से सत्ता में आई, या यूँ कहें उसका जब 2 सीट हुआ करते थे, उसके बाद से जब आगे बढ़ी तो अयोध्या केंद्र बिंदु में हुआ करता था कि राम मंदिर वहीं बनेगा। जब राम मंदिर बन गया और उसके साथ में जो पूरा देश भर में जो उसके इर्द गिर्द जो माहौल बना, या यूँ कहिए जो सेंटिमेंट्स पैदा किए गए, वो उसी सीट पे, यानी चिराग तले अंधेरा, वही सीट वो हार गए। तो इस समय बीजेपी के लिए जो वहाँ का जो उपचुनाव होना है, वहाँ की एक असेंबली सीट है मिल्कीपुर, जहाँ के विधायक हुआ करते थे अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद दलित जाति से आते हैं और उन्होंने, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट पर एक दलित नेता समाजवादी पार्टी का एक क्षत्रिय नेता को हराता है और वो सुरक्षित सीट भी नहीं होती। तो इस तरह से बीजेपी के लिए एक तरह से डबल, मतलब एक तरह से एम्बैरेसमेंट है हार के साथ में। उस कमी को पूरा करने के लिए मिल्कीपुर की सीट जो है एक नाक की सीट बनी हुई है। मिल्कीपुर के साथ में अंबेडकर नगर की सीट जो है, चीफ मिनिस्टर योगी ने अपने साथ में 2 सीटों को लिया है कि वो 2 सीट जितवाएंगे। यूँ तो आप यूँ कहें कि मुख्यमंत्री होने के नाते 10 सीट पे उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन उन्होंने एक तरह से एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें 2 डिप्टी सीएम हैं, जो ब्रजेश पाठक और जो केशव प्रसाद मौर्य, उनको भी 2-2 सीट की जिम्मेवारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष को भी 2 सीट की जिम्मेवारी दी है। और वेस्टर्न यूपी के एक बड़े नेता हैं जो धर्मपाल जी, उनको भी वेस्टर्न यूपी की जो 2 सीट है, एक खैर सीट है और गाजियाबाद। इस तरह से 2-2 सीटों को उन्होंने सबको बांट दिया है कि आप सब लोग वहाँ रात्रि में भी रुकें, पूरे जब तक कैंपेन चलाना है तब तक आप लोग उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करके किसी एन प्रकार जो है उन सीटों को जीतना है। ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। मिल्की सीट पर सबकी निगाहें हैं जी। अगर इस बार वहां से बीजेपी को हार मिलती है तो सीएम योगी की राजनीति पर क्या कहेंगे? हिंदुत्व की राजनीति क्योंकि वो करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, डेंट तो हो गया है। बीजेपी का जो यूं कहें कि जो अति उत्साह, या यूं कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था, उस पर चोट तो लगी है और चोट जनता ने लगाई है। जनता ने इसलिए लगाई है कि शायद जो बीजेपी के साथ में ओवर कॉन्फिडेंट की स्थिति थी, 400 पार का नारा था, कार्डर्स की नाराज़गी थी, प्राइस राइज जैसे मुद्दे थे, प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, या यूं कहें कि जो इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह से नारा दिया था कि साहब जो बेरोजगारी है, युवाओं को नेगलेक्ट किया जा रहा है, इन सब नारे के बीच में जो सब कुछ सम्मिलित होकर जो है बीजेपी का जो बना हुआ था वोट बैंक, उसमें सेंधमारी की। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है कंसोलिडेटेड जो पीडीए, जो समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए बनाया था, पिछड़ा दलित और जो अल्पसंख्यक अलायंस एक तरह से उन्होंने बनाया था, उसके साथ में कांग्रेस का वोट का मिल जाना, उन लोगों ने अपने वोटों को विभाजित नहीं होने दिया। इसके जस्ट अपोजिट आप देखेंगे कि मिल्कीपुर जैसी सीट जो है, या यूँ कहें अयोध्या के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर सीट में कुछ सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मुस्लिम का 35,000 छोटा सा वोट बैंक है लेकिन वो कंसोलिडेटेड है, जो दलित वोट बैंक है वो कंसोलिडेटेड है। उसके बाद जो नान यादव ओबीसी वोट बैंक है, उसके ऊपर निगाह लगी हुई है। अगर वो डिवाइड होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। अदरवाइज फिर जो है बीजेपी जिस तरह से कोशिश कर रही है, आपने अभी देखा होगा कि अवधेश प्रसाद के जो करीबी समाजवादी पार्टी के वहाँ जिला अध्यक्ष हैं, जो एक मुस्लिम नेता हैं, उनका एक रेप केस में फंस जाना, तो पूरी तरह से जो है समाजवादी पार्टी डिफेंसिव हो गई है। तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति कुछ काम कर सकती है। वहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उस पर कई जगह बुलडोजर चला है,
तो इसका भी क्या असर चुनाव में देखने को मिला? देखिए, वो एक लोकल इशू इस तरह से लोगों ने, अपोजिशन ने जो उसको रेज करने की कोशिश की है कि कहीं भी डेवलपमेंट होता है, जैसे आपने देखा कि अभी भी दिल्ली में भी जो 70-70 साल पुराने जो हैं, जो लोगों ने ज़मीन जो पार्टीशन के बाद में लोग आके बस गए थे, उनके घर गिराए जा रहे हैं, तो उसमें उनकी मिल्कियत नहीं थी, वो कुछ समय के लिए दिया गई है, और सरकारी प्रयोग में जब ज़मीन की आवश्यकता होती तो सरकार उचित मुआवजा देके वो ज़मीनें खाली करवा लेती है। उसी तरह से वहाँ पे अयोध्या में भी हुआ। अयोध्या में आप भी गए होंगे, देखा होगा, सड़कें बहुत चौड़ी नहीं थी, तो उन सड़कों के इर्द गिर्द जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाया गया, उसमें बहुत सारी जगहों को सड़क का चौड़ीकरण किया गया। तो ये आपने देखा होगा बनारस का जो कॉरिडोर बन रहा था काशी में, तो वहाँ भी इसी तरह से बहुत सारे मकानों को शिफ्ट किया गया, लोगों को कंपनसेट किया गया। उसी तरह से जो है यहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की थी, यहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की कि सबको उचित कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन कुछ वर्ग में नाराज़गी थी, कुछ लोगों को मुआवजा देर से मिला, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया अभी तक, तो उस वजह से नाराज़गी थी, उसको भी लोग कह रहे थे, उसका रिफ्लेक्शन जो है इस चुनाव पे पड़ा है। अच्छा, केशव मौर्य अगर दोनों सीट जितवाने में कामयाब रहते हैं और सीएम योगी मिल्कीपुर सीट हार जाते हैं अगर अपने नेतृत्व में, तो इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि एक आंकड़ा बताता हूं, क्योंकि फूलपुर में सबसे ज्यादा कुर्मी जाति आती है, और यहाँ बात करते हैं मिल्कीपुर की, तो यहाँ पर 60,000 यादव, 65,000 यादव हैं, 60,000 पासी हैं, ब्राह्मण 50,000 हैं, मुस्लिम 35,000 हैं, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000 हैं, और जिस समुदाय से योगी आते हैं वो 25,000 यानी ठाकुर। देखिए, इस योगी सिर्फ क्षत्रिय जाति को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। योगी का मतलब जो वो फेस है, बीजेपी फेस है, चेहरा है उस राजनीतिक दल का, जिसमें कि सवर्ण कास्ट ले लीजिए, जो ओबीसी कास्ट ले लीजिए, यादव और मुसलमान को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी कास्ट का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है बीजेपी के फेवर में जाता है। लेकिन इस समय जिस तरह से ओबीसी की पॉलिटिक्स हो रही है, राहुल गांधी लगातार जो है 85% की बात करते हैं, 75% की बात करते हैं, वो जो बीजेपी का परंपरागत 55% वोट बैंक जो नॉन यादव ओबीसी है, उसको जो कंसोलिडेशन है उसमें एक तरह से सेंधमारी की कोशिश हो रही है इंडिया ब्लॉक की। ये पुरजोर कोशिश है। अगर वो ब्लॉक फिर से कामयाब रहता है अपनी कोशिशों में तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन उसके उलट आपने जैसा केशव प्रसाद मौर्य की बात की, उनको फूलपुर और एक और सीट की जिम्मेवारी दी गई है, मझवा जो कि जो मिर्ज़ापुर के आसपास है, वो कुर्मी डोमिनेटेड सीट है। तो और केशव प्रसाद मौर्य के लिए चैलेंज ये है कि वो अपनी सीट हार चुके थे, सिराथू सीट, उनको जो है वहाँ की इस बार भी आसपास की सभी सीटें हारे हैं। हाँ, इस बार तो पूरे पूर्वांचल में ही मैं कहूँ कि जो 24-25 सीट 29 सीट हुआ करती थी, उसमें बनारस और 1-2 सीट इधर गोरखपुर की छोड़ दी जाए तो उधर की जो पूर्वांचल की ज़्यादातर सीट जो है बीजेपी 12-13 सीट हारी है। तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये कहा जा रहा था, रिपोर्ट्स आई कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो कि मैं आपको ब्राह्मण वोट बैंक के बारे में बताऊं कि तकरीबन 12 जिले हैं जहाँ पर कि जी 15 से 16% वोट बैंक है, और ईस्टर्न यूपी का और वेस्टर्न यूपी का आप मिलाएंगे तो 115 सीट है जहाँ पर कि ब्राह्मण वोट्स बहुत मैटर करता है। तो ऐसा नहीं है। और ईस्टर्न यूपी में खासकर 7% वोट का खिसक जाना, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो समाजवादी के फेवर में चला गया। इसी वजह से बलिया जैसी महत्वपूर्ण सीट पर आप देखेंगे कि सनातन पांडे जीत गए, जबकि वो ट्रेडिशनली बीजेपी के पास लगातार बीजेपी जीत रही थी। तो इस तरह के जो कुछ वोट बैंक की नाराज़गी, उसको साधना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इन लोगों ने जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, आपने देखा होगा ब्रजेश पाठक को 2 सीट दी गई, सीसामऊ कानपुर वाली सीट, और दूसरी जो है करहल सीट परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की सीट है। वहाँ से अखिलेश यादव भी जीते थे, अभी उन्होंने उसको सीट को करहल को मैं आपको बता दूं, थोड़ा आंकड़ा बता दूं कि यहाँ पर सपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर 1.25 लाख यादव हैं, पाल और ठाकुर समुदाय के 30-30 हज़ार हैं, दलित समुदाय करीब 40,000 है, मुस्लिम 20,000, ब्राह्मण 15,000। तो इसमें कॉम्बिनेशन यही बनता है कि यादव के साथ मुस्लिम अगर वोट कंसोलिडेशन हो गया तो यादव और मुस्लिम कंसोलिडेटेड वोट बैंक हो गया। उसके बाद उन्होंने दलित वोट बैंक को अपने साथ में ले लिया है। बाकी नॉन यादव के अलावा जो भी सीट अगर वो उसी तरह से मैनेज करके चलते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग सीट है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये 93 के बाद से 93 ऑनवर्ड समाजवादी पार्टी के पास ही रही है। तो ये बहुत जो है मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी की। ऐसा तो नहीं कि जो जीता वही सिकंदर, नहीं, केशव मौर्य और योगी जी के लिए नहीं, उसमें अभी भी बहुत सारी थेरीज हैं। देखिए, योगी जी के साथ में जो बीजेपी के साथ में एक प्लस बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो उनके साथ सिंबलाइज होता है। डेवलपमेंट की बात हो रही थी कि
कि 6वें स्तर की इकोनॉमी हुई थी, उनके साथ में जब लीडरशिप में आई है तो उन्होंने जो सेकंड नंबर की इकोनॉमी जो देश में बना दिया है उत्तर प्रदेश को। तो डेवलपमेंट प्लस लॉ एंड ऑर्डर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और उनकी कठोर छवि जो है, नॉन करप्ट इमेज जो है उनके इर्द गिर्द कोई करप्शन का मामला नहीं दिखता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो योगी जी के साथ में जो है उनकी इमेज के साथ जुड़ती हैं। उसके इतर जो ओबीसी वोट बैंक की बात करते हैं, जो कि ओबीसी का नेता हो, केशव को जो पोर्ट्रे करने की बात है केशव जी को, तो उसमें उनके साथ लैकुना ये बनता है कि वो अपनी ही सीट हार गए। और उसके बाद में बीजेपी के जो ओबीसी वोट बैंक में बाकी लोग जो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उतने वो कितने प्रभावी होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी कोई सफलता अभी दिखती नहीं है। योगी ने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने को प्रूव कर दिया है। और देखा जाए कि जो उनका स्ट्राइक, क्योंकि योगी जी ने अपने आसपास की सभी सीट जीती थी और केशव जी अपने आसपास की सभी सीटें हार गए, इसीलिए मैंने कहा कि उनका स्ट्राइक रेट जो है योगी जी का वो भी बेहतर है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड वाले नेता सभाओं में, लोकसभा की जो कन्वेंसिंग हुई है, जो उसमें सीटों में एड्रेस करने के लिए उन्हीं की रही है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो योगी का अभी भी पलड़ा भारी दिखता है। ये अगर इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, केंद्रीय नेतृत्व को, लेकिन आने वाले समय की राजनीति में जो है, मैं आपको बता दूं कि जब बीजेपी में जो प्रधानमंत्री मोदी और योगी का जब दोनों का मिलना था, तभी जो है उनका वोट बैंक 14 के बाद जो है 40% के ऊपर पहुंचा है। अदरवाइज इन दोनों लोगों का, बीजेपी का जो है 40% वोट बैंक नहीं था। अभी इस बार सीट हारे हैं, फिर भी लोकसभा इलेक्शन में उनका 41% के पास वोटिंग परसेंटेज है, जो कि जो 2022 में असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें भी इतना ही हुआ करता था, 41% के आसपास। तो वोटिंग परसेंटेज नहीं कम हुआ है, लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से जो इंडिया ब्लॉक ने लड़ाई लड़ी, उसमें इनको मुँह की खानी पड़ी, उसमें भीतरघात भी हुई है, असंतुष्ट नेताओं की भी वजह से कुछ ये लोग हारे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। तो वर्सेज हम लोग की योगी वर्सेज मौर्य, इस तरह से पूरी बराबर का स्तर पे हम लोग अभी उस तरह से आकलन नहीं कर सकते हैं। विपक्ष का इस चुनाव में कैसी रणनीति रहेगी? विपक्ष में देखिए, इसमें 10 में से 5 तो समाजवादी पार्टी जीती ही थी। समाजवादी पार्टी को उन सीटों को रिटेन करना है, ये पहला चैलेंज है। वो भी मोड में आ गई है। अवधेश प्रसाद की सीट को शायद उनके लड़के को दे दिया जाएगा, वो लड़ेंगे वहाँ से। दूसरी बात जो है, कांग्रेस जो 5 सीट जो समाजवादी पार्टी के पास थी, उसके अलावा जो 5 सीट बचती है, उसमें कांग्रेस की रणनीति हो कि वो 3 या 4 सीट उनको मिल जाए, जिसके लिए वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और धन्यवाद यात्रा के बहाने उन लोगों ने, एक तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे भी किया है। तो कांग्रेस के जो काडर हैं वो पूरी तरह से उत्साहित हैं। वो लोग चाह रहे हैं 3 या 4 सीट उनको दी जाए। 3 सीट पे उन लोगों का क्लेम बन रहा है। अब देखिए कितनी सीट पे पहले वो नेगोशिएट करवा पाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। योगी जी को ही क्यों दी गई अयोध्या की सीट? योगी जी ने, देखिए, योगी जी की जिम्मेवारी तो पूरी 10 सीट जीतने की है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री होने के नाते अगर वो 10 सीट जितवाते हैं तो ये उनके लिए बम्पर होगा, एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए बोनस है। लेकिन उस स्थिति में उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली है कि प्रदेश का मुखिया होने के नाते जो है मैं सभी सीटों की जिम्मेवारी लेता हूं। लेकिन चूंकि वो इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो सब लोगों में बांट दी है। लेकिन अयोध्या को जो है, हम लोग यूँ कहें कि हिंदुत्व के साथ सिंबॉलिक है। तो वहाँ की मिल्कीपुर सीट जो है उस सिंबॉलिज्म के साथ जुड़ी हुई है। और उस सिंबॉलिज्म के साथ जुड़े होने के नाते जो है उस हिंदुत्व के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में नेता योगी जी हैं। तो जाहिर सी बात उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए उस सीट को जितवाएं। जी, मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल, उनको क्यों जिम्मेदारी नहीं दी? मिर्जापुर के पास वो मझवा की सीट आती है जो, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो लगातार जो है, आपको याद होगा जब विरोध के स्वर उठने शुरू हुए तो उस समय वो ओबीसी वोट बैंक के नाम पर पहली नेता थी जो उन्होंने योगी को एक चिट्ठी लिखी कि ओबीसी अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके बाद दूसरी उन्होंने एक ट्वीट किया जो ये अभी नजूल बिल के ऊपर था। तो जिस तरह से वो ओबीसी वाली राजनीति पे एक्टिव हैं और देखा जाए तो योगी जी के खिलाफ एक तरह से उनकी जो आचरण इस समय दिख रहा है ओबीसी वोट बैंक के नाते, तो वो अपनी राजनीति कर रही हैं। तो जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की राजनीति करने लगी हैं तो पूरी तरह से उनकी निष्ठा जो है उस पक्ष में नहीं जाती है। तो शायद यही कारण होगा कि उनको न दे करके जो है वहाँ पर उन्होंने केशव प्रसाद को दे दिया है। और केशव प्रसाद के लिए भी एक चैलेंज है क्योंकि उनकी छोटी बहन है जो पल्लवी पटेल, उन्होंने ही उन्हें सिराथू से हराया था।
तो कुर्मी वोट बैंक को साधने का, ओबीसी वोट बैंक को साधने का एक तरह से उनके पास में फेयर फील्ड यानी फेयर तरीके से उनको दिया गया है अपॉर्चुनिटी कि साहब आप अपने को प्रूव कीजिए, दिखाइए कि आप ये सीट पे जो है जितवा सकते हैं। तो ये भी उनके लिए बड़ा चैलेंज है। तो देखा आपने, इस बार उपचुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जा रही अयोध्या की। सन ने सब कुछ समझाया। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए India.com का पोल पंच।